तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। हम लोगों ने अभी तक फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो फर्स्ट यूनिट था उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे फिजिकल एजुकेशन के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ओलंपिक्स के बारे में देखा था। अब हम लोग थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन की वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं फिजिकल एजुकेशन की, तो इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एज पर एग्जामिनेशन। ओके, so we have to study the history in two ways. फर्स्ट वन, वर्ल्ड हिस्ट्री। हमें पहले वर्ल्ड हिस्ट्री देखना पड़ेगा। एंड सेकंड वन इज इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और हमें पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन ओनली। और अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्स की, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो द मोस्टली क्वेश्चंस कम फ्रॉम द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। और वो भी इसके अंदर कुछ लिमिटेड पीरियड्स हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और लिमिटेड जगह से। ठीक है, तो उनके ऊपर हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे। अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं एथेनियन पीरियड से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका जर्मनी से। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके। और इंडियन हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में भी आपका डिवाइड हुआ है। इंडियन हिस्ट्री कैसे, मतलब कि आपका 1947 से पहले का अगर देखे और 1947 के बाद का देखिए हम लोग। ठीक है, और 1947 में भी एक तो वो, जैसे कि कुछ एक एनिशिएंट हिस्ट्री हो गई हमारी इंडियन एनिशिएंट हिस्ट्री, जैसे वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ये सब एक हिस्ट्री हो जाती है। और एक आ जाती है हमारी ऐसे जो जिसमें पर्टिकुलरली फिजिकल एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी एक साथ कलेक्टिवली हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए मैं ना आपको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को के ऊपर ले जाने से पहले मैं कुछ ट्रुथ बताने वाला हूं आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। आप में से मुझे कोई बता पाएगा कि हम लोग जो भी फिलोसफीज होती हैं, जैसे आप नॉर्मली अगर आपने देखा भी होगा एजुकेशनल फिलोसफी और ये सब, ये हम लोग दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की क्यों पढ़ते हैं? हमारे इंडिया के अंदर कोई ऐसा फिलोसफर नहीं पैदा हुआ क्या? आप बोलते हैं हमारे इंडिया के अंदर इतने गॉड हुए, इतना सब कुछ हुआ, तो कोई ऐसा फिलोसफर नहीं हुआ क्या कि जो ऐसी फिलोसफी दे सके? हम क्यों वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हैं? इंडियन फिलोसफी भी तो है, बहुत सारे फिलोसफर्स आए, तो हम उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते? व्हाई वी आर स्टडिंग वेस्टर्न फिलोसफी ओनली? यस प्लीज। सर हेलो। यस यस प्लीज, हाँ बोलिए। क्योंकि सर अगर इंडिया इंडिया का हिस्ट्री देखें ना सर, इंडिया हम जो इंडियन लोग थे ना, वो अपने हाँ। कॉन्टिनेंट से बाहर कभी गया ही नहीं सर। ठीक है सर। तो ओके। इसीलिए सर स्प्रेड नहीं हुआ हमारा जो फिलोसफी था सर। लेकिन हमारा जो देखे ना सर, नालंदा देखो सर, मतलब बहुत बहुत पुराना साल से हमारा नालंदा एस्टेब्लिश हो गया था सर। ठीक हम्म। है। और बहुत कुछ थे सर। अब हम इंडियन लॉजिक जब पढ़ते हैं ना सर, बहुत सारी चीज वहाँ पर आती है। लेकिन हम्म। हमारा सबसे बड़ा चीज, हम लोग स्पेड का भी कहाँ पर हम लोग स्पेड नहीं किया हमारा पूरा जो गुड। नॉलेज सिस्टम कह लो सर। हम्म। लेकिन सर वो जो वेस्टर्न फिलोसफी में वो लोग स्प्रेड हुआ ना सर, जैसे ग्रीस में रोमान आया, उसके बाद में हम्म। उसका स्प्रेड हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सर आया ना, तो उसके बाद हम्म। उन लोगों का जो फिलोसफी है ना, सब कुछ सर स्प्रेड हुआ। इसीलिए सर उन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, बेसिकली यही वेरी चीज। गुड। यस गुड। यस, इज देयर एनीवन एल्स कोई और ट्राई सर करना चाहता रिटर्न है? डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल है इसलिए। तो वेरी गुड अंकुश, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिस इज द वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। यस, करेक्ट। स्प्रेड नहीं हुआ ज्यादा, रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स आए। ठीक है, और उनके बारे में कुछ लिटरेचर्स अवेलेबल भी है, जैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट अवेलेबल भी है, कुछ के बारे में अवेलेबल नहीं है। जितने वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग पढ़ते होंगे जैसे कि बताया शुभजीत ने, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आपके मतलब फॉरेन से बहुत बहुत लोग आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से एजुकेशन लेके जाते थे एंड अपनी क्रिटिकल एनालिसिस को यूज करके वो अलग अलग फिलोसफी अलग अलग चीजें दे रहे हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है एकदम। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी जला दी थी।
नालंदा यूनिवर्सिटी को राजा ने पूरा का पूरा जला दिया, और बोला जाता है कि जब यहाँ पे इतनी बुक्स थी कि महीनों भर तक ये बुक जलती रही वहां पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। और जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे उन्होंने बेसिकली कहीं ना कहीं रिटन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया, और उन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया। ठीक है, तो इसलिए हम वेस्टर्न फिलोसफी को या वेस्टर्न हिस्ट्री को मोस्टली स्टडी करते हैं, चाहे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के ले लो या नॉर्मल साइको ह्यूमन साइकोलॉजी किसी का भी ले लो, हम लोग उसको स्टडी करते हैं। अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ आता रहेगा कि लिटरेचर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है जब आप लोग पढ़ोगे अभी। ठीक है, तो ये बात है। जैसे आप लोग अभी एक छोटा सा मैं आपको ना डाउट क्लियर ही कर देता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन आता है, साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। किसने दिया ये फ्रेज? बोलिए। प्लेटो बहुत सर। एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा। एरिस्टोटल ये सर। एरिस्टोटल। ओके, अब यहीं पे कुछ बच्चे यही बोलेंगे सर प्लेटो ने दिया है आप में से कोई? कहीं कहीं प्लेटो भी देखते होगे। क्यों ये दो चीज दो जगह क्यों देखने को मिला आपको? एरिस्टोटल प्लेटो दोनों देखने को मिल रहा होगा आप लोग, कुछ बुक्स के अंदर एरिस्टोटल दिखता होगा, कुछ बुक्स के अंदर प्लेटो दिखता होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपका, देखो, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ सबसे पहले सोक्रेट्स आया था, जब इसमें आएंगे, फिर उसके बाद आपका प्लेटो आया था, और प्लेटो का स्टूडेंट था आपका एरिस्टोटल। तो ये जो सोक्रेट्स था ना, ये ज्ञान की बातें करता था। और ज्ञान की बातें कैसे करता था ये ज्ञान की बातें कैसे करता था सोक्रेट्स? ये जगह जगह घूम के, मान लो आज पंजाब आया, पंजाब में इसने ज्ञान की बातें करी, कल चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ में ज्ञान की बातें करे, फिर उसके बाद परसों दिल्ली आ गया, दिल्ली में ज्ञान की बातें करी इसने। ठीक है, बट ये चीजों को लिखता नहीं था, अलग अलग जाके लोगों को बहुत ज्ञान देता था लेकिन लिखता नहीं था। प्लेटो जो था, प्लेटो सोक्रेट्स का स्टूडेंट था, इसने क्या किया, थोड़ा बहुत रिटर्न, देखो सबसे पहले ना अगर मैं बात करूं, अगर आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं सोक्रेट्स ने भी इस चीज को माना था कि जो एक इंडिविजुअल है उसको फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देगा तो उसका बॉडी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका भी ये मानना है सोक्रेट्स का भी। प्लेटो ने क्या किया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन करके थोड़ा इसको लिख दिया इस तरीके से। एरिस्टोटल के पास, अरिस्टोटल और बाद में भी आए रिटन डॉक्यूमेंट्स इसके और अच्छे तरीके से थे। ठीक है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं प्लेटो, कुछ लोग मानते हैं एरिस्टोटल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने बात करी इन चीजों की, और रिटन प्रूफ भी इसका अवेलेबल है। तो ये बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। हम लोग सिर्फ रटेंगे नहीं, चीजों को समझेंगे भी थोड़ा बहुत, और डिस्कस भी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे हम लोगों ने ओलंपिक्स पढ़ा, ग्रीस का बहुत बड़ा रोल है आपका। ठीक है, ग्रीस के अंदर ही आपके बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किए गए उनको। जैसे कि हम देखें तो सबसे पहला होमरिक पीरियड, स्पार्टन पीरियड, अर्ली एथेनियन और लेटर एथेनियन पीरियड। तो ग्रीस के पीरियड को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। और हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल है या जो रिटर्न प्रूफ अवेलेबल है, उसके अंदर इन चार पार्टों का ही जिक्र है। और उसी पीरियड में, ग्रीस के पीरियड में ही मोस्टली जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात कर रहे हैं तो हम इधर की बात करेंगे सारी की सारी। ठीक है, तो वहां पे फिजिकल एक्टिविटी इन सबको बहुत ध्यान दिया गया। और नॉट स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन की वहां बात की जाती थी, वहां पे बात की जाती थी फिजिकल एक्टिविटी की। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, फिजिकल एक्टिविटी की वहां पे बात की जाती थी। बट इसको अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग फिजिकल एजुकेशन बोल रहे हैं, बिकॉज यू नो दैट कि पहले इसको जिम्नास्टिक्स बोलते थे, फिर उसके बाद ये चेंज हुआ फिजिकल, फिर उसके बाद ये फिजिकल एजुकेशन चीज। ठीक है, तो वहां पे ग्रीस अगर हम देखें तो पहला नेशन है जिसके अंदर आपका फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एजुकेशन के बारे में थॉट्स डेवलप हुए। लोगों ने इसके अंदर सोचा कि हाँ भाई फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि बेसिकली सिविलाइज्ड कंट्री थी आपकी। और ग्रीस की हिस्ट्री को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने बताया, होमरिक, स्पार्टन, अर्ली एथेनियन और लेटर एथेनियन पीरियड। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग होमरिक पीरियड को। देखिए, होमरिक पीरियड जो है आपका बेसिकली आपका होमर ने लिखा है। ये एक होमर कौन था? एक ब्लाइंड पोएट था। होमर एक ब्लाइंड पोएट था बोला जाता है। और उसने दो बुक लिखी, इलियाड एंड ओडेसे।
इलियाड एंड ओडेसी ऐसी बुक्स है, जैसे अगर मैं बताऊं हमारे इंडिया के अंदर हिंदू के लिए जैसे रामायण महाभारत है, ठीक है, सिख के लिए जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, आपके क्या कहते हैं मुस्लिम के लिए जैसे कुरान है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन के लिए जो स्पेसिफिक बुक्स है, वैसे ही जो आपके उधर के लोग थे तो उनके लिए इलियाड एंड ओडेसी दो ऐसी बुक मानी जाती। अब इलियाड एंड ओडेसी में ही आपकी सारी चीजें लिखी हुई है कि जो ग्रीस में लोग रहते थे वो किस तरीके से रहते थे, वो क्या से फिजिकल एक्टिविटी करते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल लूं, जैसे मैं बात करूं महाभारत की, तो हम लोग महाभारत में क्या देख सकते हैं, महाभारत के अंदर लोग कैसे राजा की तरह रहते थे, राजा महाराजा की तरह रहते थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे ये चॉपर है ना, जो गेम खेला जाता था, उस टाइम पे युद्ध होता था, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती थी, तो ये हमें कैसे पता लगता था, हम जब महाभारत को पढ़ते थे। तो वैसे ही ये जो दो बुक है इलियाड एंड ओडेसी, उसी के अंदर सारी चीज लिखी हुई थी, और लिखा किसने था, होमर ने लिखा था, ठीक है। देखो जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज लिखा हुआ था, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सारा का सारा इसके अंदर लिखा हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इन बुक्स के ऊपर जैसे बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं आपकी, अगर आप देखोगे तो कई सारी मूवीज ही बन चुकी है इन बुक्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और बहुत बड़ा ग्रंथ है ये इलियाड एंड ओडेसी, एक ग्रंथ ही है उनके लिए, ठीक है। और उसी के अंदर आपका एक्सरसाइज और हेल्थ के लिए बहुत बात की गई उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। और होमरिक पीरियड के अंदर आप लोग ध्यान रखोगे कि उस टाइम पे एजुकेशन का मेन एम क्या होता था। जैसे हमारा अभी मैं बात करूं, हमारे एजुकेशन का मेन एम क्या है, देखो दिन पे दिन चेंज हो रहा है। अगर मैं बताऊं, एजुकेशन का मीनिंग दिन पे दिन चेंज हो रहा है। अगर आप देखोगे अभी अभी लेटेस्ट बात करूं तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि अब क्या कर रही है सीबीएसई, ओपन बुक एग्जाम लेगी, ओपन बुक एग्जाम लेगी, ठीक है। क्यों ओपन बुक एग्जाम, कि बुक ही दे दो बच्चों को और उसके बाद एग्जाम लो उनसे, ठीक है। बच्चों के तो बल्ले बल्ले हैं बेटा, बल्ले बल्ले नहीं है। मेन रीजन ये है ओपन बुक एग्जाम का, अगर मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओपन बुक एग्जाम लेने का मेन मतलब यही है, मेन फोकस यही है, जैसे मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर बोलता हूँ कि अपनी क्रिटिकल एबिलिटी को यूज करो, ठीक है। अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करो, सोचो, विचारो, ठीक है, कि ये चीज है तो ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा हुआ है, रीजन क्या है इसके पीछे का, लॉजिक क्या है इसके पीछे का। तो इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए ही बेसिकली सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली, अभी नवंबर में इसका ट्रायल होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे इंडिया के अभी थोड़े टाइम पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, अलग तरीके से था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम में चेंज किया हुआ ओपन बुक, जहाँ पे मेन फोकस क्या हो गया, ये क्रिटिकल स्किल को या एबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो वैसे ही अगर हम बात करें आपका होमरिक पीरियड का, तो वहां पे मेन एम क्या था एजुकेशन का, मेन एम ये था कि मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम, ये इनका मेन एम था, ये आप लोग ध्यान रखोगे। और मोटो क्या था इनका, इंडिविजुअल एक्सीलेंस। और होमर पीरियड में कुछ गेम्स जो है डिस्क्राइब की गई हैं, कौन कौन सी गेम्स है वो, चैरियट रेसिंग, रेसलिंग, फुट रेस, शूटिंग द एरोज, एथलेटिक्स एंड डांस, ठीक है। तो ये गेम्स आपको होमर पीरियड में डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे वहां पे इस टाइम पे ये गेम्स खेलते थे। और बोला जाता है कि जो डांस है वो आपका बर्थ से पहले, जैसी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस टाइम पे भी डांस करते थे, और कोई किसी की डेथ हो गई तो उस टाइम पे भी डांस करते थे, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर जो है वो लोग डांस करते थे, और इनके ना डांस के फॉर्म्स भी अलग अलग होते थे, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे है ना कौन कौन से डांस के फॉर्म है, कथकली, ठीक है, क्लासिकल डांस, जुम्बा, हिप हॉप, ऐसा ऐसा है ना फॉर्म अलग अलग। तो वैसे ही उस टाइम पे डांस के फॉर्म अलग अलग होते थे उन लोगों के, तो हम लोग अभी देखेंगे आगे, ओके। और उस बुक के अंदर इलियाड एंड ओडेसी के अंदर आपका फ्यूनरल गेम्स भी कंडक्ट होता था, किसकी याद में, पैट्रोक्लस की याद में, ठीक है। ये पैट्रोक्लस कौन था, पैट्रोक्लस जो है ऐसा पर्सन था जिसने इन सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, चैरियट रेसिंग के अंदर, रेसलिंग, फुट रेस, शूटिंग द एरोज, एथलेटिक डांस, इन सारे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो उसकी याद में फ्यूनरल गेम्स भी आपके होते थे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। और उसके बाद
देखो जिम्नास्टिक और म्यूजिक, वो लोग ना म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, दोनों चीज को। जिम्नास्टिक तो ऐसा फिजिकल एक्टिविटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया आपका, और इसके साथ साथ ये लोग म्यूजिक को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, अब देखो वो लोग म्यूजिक को एक स्पिरिट मानते थे। अगर मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, म्यूजिक लिटरली, इन्होंने बोला है ना स्पिरिट, मैं आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा स्टडी से हटके चीजें बताता हूँ, आप लोग ट्राई करना। म्यूजिक को वो लोग स्पिरिट बोलते थे। क्यों बोलते थे स्पिरिट, आपको बताता हूँ। आप लोग ना एक काम करिएगा, जब भी आप लोग स्ट्रेस में हो, कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, आप एक काम करिएगा, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, उस फेवरेट सॉन्ग को हाई वॉल्यूम पे लगा के डांस करना आप लोग। ठीक है, डांस करना 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। और डांस करने के बाद जब जैसे ही खत्म हो जाए आप लोग का, उसके बाद आराम से लेट जाना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप फील करना कि आपके बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी रहेगी। करके देखिएगा और बताइएगा जरूर मुझे। ठीक है, तो इसलिए म्यूजिक को स्पिरिट बोलते थे। तो मैंने आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको जानना है ना कुछ, कि कहते हैं ना कि योगा के अंदर क्या चीज है, योगा के अंदर लास्ट स्टेप क्या है, कि अपने आप को जानना। तो अगर आपको अपने आप को जानना है या चीजों को जानना है, ठीक है, योगा का तो हटा दो, योगा का सेंस नहीं है यहाँ पे, बाद में पढ़ेंगे योगा चैप्टर के अंदर। अगर आपको चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट ही आपको आंसर देगा आपके क्वेश्चंस का। ध्यान रखना इस बात को। जितना पास्ट को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपके विचार क्लियर होंगे, आपको एक डायरेक्शन अच्छे तरीके से मिल पाएगा। तो दैट्स वाई आपको हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूर पढ़िएगा हिस्ट्री। लोगों को बोरिंग लगता है, बट व्हेन यू ग्रो और आप इंटरेस्ट लोगे उसके अंदर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है। तो म्यूजिक को स्पिरिट बोलते थे, जिम्नास्टिक को बॉडी बोलते थे, और एक्सरसाइज को एक्सरसाइज फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द सोल। ठीक है, एक्सरसाइज को बॉडी के लिए और म्यूजिक को सोल के लिए बोलते थे, बोल सकते। ये चीज था आपका जो है होमरिक पीरियड के अंदर। तो होमरिक पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या ध्यान रखनी है, जो की पॉइंट्स है, यस, बोलते रहेंगे। सबसे पहले, चलो बाद में आपको रिकैप करवा दूंगा सर, अभी कर लेते हैं। स्पार्टर या स्पार्टन, ठीक है, स्पार्टन पीरियड या स्पार्टा पीरियड, 800 से 700 BC के आसपास। देखिए स्पार्टन जो है, आप ना एक काम करेगा, सबसे पहले एक मूवी है स्पार्टा करके, ठीक है, देखिएगा जरूर उसको, अगर आप लोगों को टाइम बचे तो। ठीक है, 300 पट्टा ना सर, वो 300 है वो। हाँ 300 है ना वो, हाँ। हाँ ठीक है, जिसमें वो युद्ध करता है पूरे उससे। स्पार्टा भी है ना शायद से मूवी। तो सर वही है, 300 स्पार्टन सर है पूरे हाँ मूवी का थ्री नाम। हंड्रेड हाँ ठीक है, देखिएगा नेटफ्लिक्स वगैरह पे है। ये वो हॉर्स वाली मूवी है क्या, जिसमें वो नकली का घोड़ा बना के उसको गिफ्ट करते हैं, उसके अंदर मिलिट्री रहती है? नहीं नहीं, वो नहीं है, दूसरा है। शोल्डर्स लड़ाई करते हैं वहां पे अपने, उसको देखिएगा उस पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे है, मैंने देख रखी है, बहुत पहले देखी थी। देखिएगा उसको, बहुत अच्छी मूवी है। तो देखो, और ये जो मूवी बनी है ना, ये जो मूवी बनी है वो उसी बुक से ली गई है, आपका उसी बुक से कंटेंट लिया गया है आपका। तो आइए स्पार्टा की बात करते हैं। स्पार्टा या स्पार्टन, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखी इन्होंने, स्पार्टन के अंदर क्या रखा था, लोगों ने क्या ध्यान रखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक चीज, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीजें। अच्छा ये बताओ मुझे, जब से हमारे इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट आई है, मैं किसी के रिलीजन को या किसी चीज को फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस आपको समझाने के लिए। जब से यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट आया है, ठीक है, कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की आने की वजह से जो हिंदू कल्चर है, इट्स ग्रोइंग। इसने क्या किया है, मोदी साहब ने क्या किया है, जितने भी मोदी साहब क्या ही बोले, देखो क्या किया इन्होंने, इन्होंने ऐसे ना, मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली बड़े स्मार्टली क्या कर रहे हैं ये लोग, कि कहीं ना कहीं जो हिंदू है जितने भी, उनके अंदर यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना,
तो एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रखा था इन लोगों ने, ठीक है, इसके लिए। नो नो डाउट कि इसके पीछे का इनका पॉलिटिकल स्टंट भी था, बट उस पॉलिटिकल स्टंट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो लोगों के अंदर कहीं न कहीं अपने जो हिंदू हैं, उनको अपने रिलीजन के अंदर, अपने कम्युनिटी के अंदर थोड़ा ना थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा है, एज़ कंपेयर टू अर्लियर। अगर आप थोड़ा-सा सोचोगे, विचार करोगे चीज़ों को तो। बताइए आप चैट बॉक्स के साथ एग्री हो या नहीं हो? कि 2014 के बाद कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के अंदर चेंजेस आया जब से मोदी गवर्नमेंट आया, ठीक है? इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। तो अगर कंपेयर करोगे आप, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो कैसे पाती है? इसके लिए ना आपको एक माइंड अपना यूज़ करना पड़ेगा। किसी की रटी-रटाई बातों पे या किसी की सुनाई-सुनाई बातों पे नहीं, आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब आप बोल सकते हो ये सब चीज़ें। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ स्पार्टन पीरियड की, स्पार्टन पीरियड में अगर मान लें अभी हम दे दें मोदी पीरियड, तो मोदी पीरियड ने किसके ऊपर फ़ोकस किया? चलो आपका रिलिजन के ऊपर, एक तो ये पॉइंट है, और बाकी अच्छे काम भी किए हैं उसने कि भाई डिजिटलाइज़ेशन ये सारा चीज़ था आपका, ठीक है? डिजिटल चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, कई सारी चीज़ें। तो वैसे ही अगर हम बात करें स्पार्टन की, तो स्पार्टन पीरियड में लोग किसके ऊपर ध्यान देते थे ज़्यादा? वो लोग ध्यान देते थे आपका फिज़िकल एक्टिविटी, और फिज़िकल एक्टिविटी में भी किस चीज़ को? मिलिट्री आपके ट्रेनिंग को। हाँ, किसको? क्या बोलते हो? क्या बोला मिलिट्री बच्चे? ट्रेनिंग। मिलिट्री ट्रेनिंग को, वेरी वेरी गुड। मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर ये लोग फ़ोकस करते थे। ये लोग सबसे ज़्यादा सुप्रीम क्या मानते थे कि हमें अपने स्टेट के लिए, हमें अपने कंट्री के लिए क्या करना है? खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो या एक चीज़ आपको समझ आ गया कि जब ये फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली क्या इन्होंने क्या किस चीज़ को खो दिया? इन्होंने अपने कहीं न कहीं जो एजुकेशन है, इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने फ़ोकस नहीं किया था। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ पुटिंग देयर ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स द मिलिट्री ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई। तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को कि क्या-क्या चीज़ हुआ स्पार्टन पीरियड में, क्यों इन लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर ही फ़ोकस किया और क्या-क्या सब चीज़ हुआ। तो देखिए स्पार्टन पीरियड को क्लासिकल एज ही बोला जाता है या टोटलिटेरियन एज भी बोला जाता है। टोटलिटेरियन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका वहाँ पे जो रूल करते थे वो एक स्टेट था आपका टोटलिटेरियन, एक स्टेट जैसे एक जगह है ना दिल्ली हमारा, तो वैसे वहाँ पे भी एक स्टेट था टोटलिटेरियन, जहाँ से सबसे अच्छे सोल्जर्स निकलते थे, ठीक है? जहाँ से सबसे अच्छे सैनिक निकलते थे। इसलिए स्पार्टन पीरियड को टोटलिटेरियन स्टेट भी बोलता है, टोटलिटेरियन पीरियड भी। ये लोग कहीं न कहीं अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते थे। तो अथॉरिटेरियन मतलब क्या? कि यहाँ पे अथॉरिटी दे दी किसी को तो वो चीज़ फ़ॉलो करना है, ठीक है? कि बच्चे को बस 7 साल तक घर पे रहना है तो रहना है बस। इसके बाद ये जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है? तो क्या है एक अथॉरिटी है यहाँ पे। तो इसलिए ये लोग किसके ऊपर फ़ोकस करते थे स्पार्टन में? अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट थे, अथॉरिटेरियन के ऊपर फ़ोकस करते थे। ठीक है? और जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे ये लोग अपने स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। अपने प्लेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जहाँ वो रहते थे उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। बोलते थे कि अगर हम अच्छे सोल्जर बन देखो उस टाइम पे बहुत वॉर्स होती थी, ये सब चीज़ होता था तो अपने स्टेट को, अपने प्लेस को सेव करना बहुत ज़रूरी होता था। तो इसलिए उनको ये चीज़ें करना पड़ता था। तो वो लोग अपने स्टेट को इम्पोर्टेंस देते थे और सोल्जर प्रोड्यूस करना है, उन्होंने अपने स्टेट के लिए, अपने सिटी के लिए, ये इनका मेन ध्यान रहता था, मेन फोकस रहता था। अब मान लो कोई बेबी हुआ, ठीक है? अब बेबी अगर वीक है, कमज़ोर है अगर बेबी, तो उस बेबी को आपका एक पहाड़ की चोटी से फेंक दिया जाता था, उस पहाड़ की चोटी का नाम क्या है? माउंट टाइग्रिस या टाइगुटस। ये दोनों सिमिलर ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो जो अगर वीक बेबीज़ हैं, उसको चेक कौन करता था? उसको चेक करते थे वहीं के एल्डर्स। ठीक है? वो चेक करते थे और वीक है, कमज़ोर है, तो माउंट टाइग्रिस या टाइग्रिस की पहाड़ की चोटी से फेंक दिए जाते थे, ठीक है? और उनको फिर यही बर्ड्स, चिड़िया, जानवर-वानवर ये सब लोग खाते थे, ठीक है? अब मान लो अगर बेबी हेल्दी हुआ, ठीक है?
तो 7 ईयर्स के बाद उसको अपना घर छोड़ना पड़ता था और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था उनको। ठीक है, 7 साल के बाद वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाते थे और 18 ईयर्स तक वो लोग जो है वहां पे ट्रेनिंग लेते थे और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होती थी उन लोगों की। और उसके बाद तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताऊं तो उसके बाद ना 18 ईयर्स के बाद वो अलाउड हो जाते थे। देखो, 18 ईयर्स के बाद मेल अलाउड हो जाते थे शादी करने के लिए, बट अगर इन्होंने शादी कर ली तो अपने वाइफ के साथ नहीं रह सकते थे वो। ठीक है, फीमेल की एज थी 20, फीमेल की एज थी 20 शादी करने की, और मेल की एज थी 18, बट वो 30 ईयर्स तक अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकता, उसके बाद ही अपनी वाइफ के साथ रहेगा। ओके, इस बात को ध्यान, 30 के बाद ही वो फुल्ली सिटीजन बनते थे स्पार्टन के। ओके, यही चीज है इसमें। 20 वुमेन कैन मैरिड एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस हेल्दी बॉयज, ये भी इसके अंदर ध्यान रखना। है यश, शुभजीत, शुभजीत शादी करवा दूं और फिर उसके बाद बोलूं 10 साल वाइफ से अलग कर दूं, है शुभजीत लड़ाई करने लग जाएगा। नहीं नहीं सर, शादी करना ही नहीं है सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब आओ टॉपिक के ऊपर आगे वापस। मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर उनको रेसलिंग, जंपिंग, थ्रोइंग सारी चीज सिखाई जाती थी और मोस्टली मोस्टली फोकस रहता उन लोगों का रेसलिंग के ऊपर। ठीक है, मोस्टली फोकस करते थे वो लोग रेसलिंग के ऊपर, इस बात को ध्यान रखें। और वहां पे जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था उसको एगॉज बोलते थे, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को। और जिसको सुपरवाइज कौन करता था, पैडोनमस करता था, जो बेसिकली आपका सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को क्या बोलते थे, एगॉज बोलते थे। और कौन इसको सुपरवाइज करता था, पैडोनमस उसको सुपरवाइज करता था। तो कंफ्यूज नहीं होएगा पैडोनमस और पैडो ट्राइब के अंदर, इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। पैडो ट्राइब आपका जो है एथेनियन पीरियड में है, इसको स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन टीचर बोला गया है, और पैडोनमस को सुपरवाइजर बोला गया है या सुपरिटेंडेंट बोला गया। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखो, जैसे मैंने बताया था कि डांसिंग के अभी अलग अलग फॉर्म है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्लासिकल डांस हो गया और अलग अलग टाइप का डांस है, तो उस टाइम पे भी उनके अलग अलग डांस होते थे। जैसे आपका जिम्नास्टिक डांस होता था जिसको बेबासेस बोलते थे ये लोग। रिलीजियस डांस को होम्स एंड कैरियटिस के नाम से जानते थे। मार्शल डांस को पायरेक डांस ऐसे करके। और फोर्स जो है वो स्टेट ऑफिशियल होते थे, विल कवर अप इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, फोर्स के बारे में हम लोग ये था स्पार्टन पीरियड के बारे में। अब आइए अर्ली एथेनियन। देखो क्या है, स्पार्टन खत्म हुआ, फिर उसके बाद एथेनियंस आए, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एथेनियंस के बारे में। ओके, अब देखो एथेनियंस जो थे, ठीक है, वो एक तरीके से 6th BC तक जो है कहीं ना कहीं स्पार्टन के कल्चर को फॉलो करते थे। ओके, बट हमने क्या देखा कि जो स्पार्टन थे, बताइए उनका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, चैट बॉक्स में बताइए। स्पार्टन का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, अथॉरिटेरियन था, सर डेमोक्रेटिक था, लेजस फायर था, कैसा था डेमोक्रेटिक था सर, लिबरल डेमोक्रेटिक। स्पार्टन का? अथॉरिटेरियन नहीं सर, अथॉरिटेरियन स्पार्टन का, सॉरी सर, स्पार्टन का नहीं सर, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना सर, अर्ली एथेनियन पीरियड, उसका मैं सॉरी सॉरी, स्पार्टन पीरियड का बताओ, स्पार्टन पीरियड का क्या था? ऑथोरिटेरियन था सर। अथॉरिटेरियन था। ठीक है, अथॉरिटेरियन था इनका। और इसके अंदर क्या क्या चीज होती थी, बच्चे को पहाड़ की चोटी से फेंक दिया जाता था, तो ये सब काफी हार्श रूल थे वहां पे स्पार्टन पीरियड में। तो जब एथेनियंस आए तो एथेनियंस ने देखा कि यार स्पार्टन में स्टार्टिंग उस टाइम, तो देखो चेंज तुरंत नहीं हो जाता, चेंज होने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो जब इन्होंने देखा, एथेनियंस आए जब इन्होंने देखा कि स्पार्टन के अंदर सब चीज है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने इन सब चीजों के अंदर चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाया, जो अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट था उस अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट को खत्म कर दिया और डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया। स्पार्टन पीरियड में क्या था, स्पार्टन पीरियड के अंदर लोग फोकस करते थे फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर या मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर। अब इन्होंने फोकस किया कि एथेनियन पीरियड में कि यार फिजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, नो डाउट ऑन इट, बट इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा अपना मेंटली भी स्ट्रांग करना है अपने आप। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर इन्होंने फोकस किया था, तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके इसके अंदर चेंजेस लाए। ठीक है,
अब 6th BC तक तो इन्होंने सेम कल्चर को फॉलो किया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। फिर उसके बाद ये मान गए भाई कि हमें डेमोक्रेटिक थॉट अपनाना है और डेमोक्रेटिक थॉट के ऊपर आए। इन्होंने बिलीव किया ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर या होलसम डेवलपमेंट के ऊपर, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जबकि स्पार्टन पीरियड में सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया जाता था। ठीक है, एथेनियन लिव विद हर्ड एंड हर्ड क्वालिटीज। ठीक है, सुन पता नहीं ऐसे कुछ होगा, इसका फिर फ्रेज है ये, एथेनियन लिव विद हर्ड एंड हर्ड क्वालिटीज। इसके अंदर इन्होंने एथिक्स के ऊपर एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, इन सब चीजों को कंबाइन करके अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया था और उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। और एथेनियन जो है वो अपने जो एल्डर्स थे, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। रिलीजन का मतलब ही होता था उन लोगों के लिए कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, गॉड की रिस्पेक्ट करना और अपने स्टेट के लिए लॉयल रहना। और डेमोक्रेटिक थॉट के लोग थे ये लोग। अब जहां पहले 7 7 साल के बाद अगर हेल्दी बेबी नहीं है तो उनको मार दिया जाता था, सॉरी बॉर्न होने के बाद अगर हेल्दी बेबी नहीं है तो उनको मार दिया जाता था, और उसके बाद फिर पहले उनको भेजने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। इस पीरियड में सेम चीज है कि 7 इयर्स तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, और फिर उसके बाद इनको स्टडी करने के लिए पैलेस्ट्रा में भेज दिया जाता था। ठीक है, पैलेस्ट्रा कौन सा, रेसलिंग स्कूल, और डैडेस्क्लेम म्यूजिक स्कूल, कंबाइन होता था ये सारा चीज उनका। ठीक है, और वहां पे फिजिकल एजुकेशन से टीचर से पढ़ते थे, जिसको किस नाम से बोला जाता है, जिनको पैडो ट्राइब के नाम से बोला जाता है। एंड योर बैच नेम इज आल्सो पैडो ट्राइब। अब देखिए यहाँ पे, जहां हम लोगों ने सिर्फ पहले देखा था कि स्पार्टन पीरियड फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करता है, इन लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया अभी, कि ये इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक है, मतलब कि मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और ये ओवरऑल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं लोग। तो अगर बच्चा 13 से 16 साल में हुआ तो उनको इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लासेस दी जाती थी। जैसे 16 to 18 ईयर्स में आया, उसको फिलोसफीज के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे ही 18 एज का हुआ तो उसके बाद उनको 2 साल के लिए मिलिट्री में भेज दिया जाता था। ठीक है, और बॉयज वर इनरोल्ड इन कैडेट कॉर्प्स इफ ए बॉय। ठीक है, इफ ए बॉय, तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, अगर मान लो अभी हमारा इंडियन पीरियड है, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा सारा का सारा। मान लो हमारा इंडियन पीरियड है अभी, अब इस इंडियन पीरियड को कोई मान लो 200 साल बाद, 300 साल बाद देख रहा है, तो इसमें से इंडियन पीरियड में से क्या क्या चीजें लेगा कि अभी के अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो क्या हो सकता है कि जैसे अग्निवीर चल रहा है आपका, तो उस टाइम में क्या कैसे पढ़ेंगे कि इंडियन पीरियड, इंडियन के अंदर जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी तो ये क्या करते थे, यूथ को आर्मी के अंदर, जब वो कितने 18 इयर्स के हो जाते थे तो आर्मी के अंदर 4 साल के लिए इंडक्ट करते थे। ठीक है, 4 साल अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उनकी सर्विस कंटिन्यू रहती थी, नहीं तो 4 साल बाद, 4 साल के बाद उनकी सर्विस टर्मिनेट हो जाती थी, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते थे। फिर उसके बाद वो अपनी रेडी की दुकान या जो मर्जी चाहे वो खोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना कोई बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है, जो चाहे वो सारी चीज कर सकते हैं। अब तो इन सब चीजों के ऊपर इस तरीके से पढ़ोगे अगर, जब ये हुआ तो। ठीक है, मजाक कर रहा था मैं, ये रेडी की दुकान वगैरह नहीं भाई, अच्छा काम करेंगे अगर वहां से निकलेगा कोई अच्छा खासा पैसा। इस तरीके से ही उस टाइम पे भी होता था। ठीक है, 13 साल में, 13 16 साल में इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट, फिर ये, फिर उसके बाद 2 साल के लिए आर्मी में, ये कंपलसरी होता था। ठीक है, ये कंपलसरी होता था उस टाइम पे। और इसी टाइम पे आपका जो है पैन हेलेनिक गेम स्टार्ट हुए थे। पैन हेलेनिक गेम्स आपके स्टार्ट हुए थे, हमने पढ़ा ना, ओलंपिक गेम्स, पाइथियन गेम्स, नीमियन गेम्स। ठीक है, ये सारे गेम्स इस टाइम पे ही आपके स्टार्ट हुए थे। ओलंपिक तो इन सबको कलेक्टिवली हम लोग पेन हेलेनिक गेम्स बोलते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो ये पेन हेलेनिक गेम्स आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ कुछ चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। पेन हेलेनिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स, पाइथन गेम्स, नीमियन गेम्स, ये सारा गेम्स आप लोग पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क दिया है। ओके, अब आइए, ये था अर्ली एथेनियन पीरियड। अब इसके बाद आता है लेटर एथेनियन पीरियड के ऊपर। दिस इज द बेस्ट एरा इन द ग्रीस पीरियड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट फिलोसफर्स बॉर्न हुए थे।
कौन? सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, जिनके बारे में दुनिया अब भी बात करती है, और जब तक चलती रहेगी दुनिया तब तक इनके बारे में बात करेगी। सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो इसी को गोल्डन एज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी कहते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, गोल्डन एरा ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गोल्डन एरा ऑफ नॉट ओनली फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारी चीजों के अंदर गोल्डन एरा था आपका। ठीक है, गोल्डन एरा फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो है। बाकी अगर हम लोग देखें आपका दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मान लो अगर हम देखें अलग, जैसे कि आपका मेडिसिन पर्पज से भी देखोगे लिटरेचर पीरियड में, तो इट इज अ गोल्डन एरा। व्हाई? बिकॉज इसी टाइम पे आपका हिपोक्रेट साहब आए थे। उससे पहले पता क्या मानते थे लोग? उससे पहले मानते थे कि भाई अगर किसी किसी की हेल्थ खराब है ना, तो उसके ये पिछले जन्म के पाप हैं, इसलिए उसकी हेल्थ खराब हो रही है। तो हिपोक्रेट्स ने इसके ऊपर अपने थॉट्स दिए कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर किसी की हेल्थ तभी खराब होती है जब इसके बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज की कमी हो जाती है, और जब हम उसको फुलफिल कर देंगे, नॉर्मल एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे ले आएंगे, उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ते रहेंगे, अभी आगे ध्यान देंगे। ओके, और सबसे जिस मतलब जिन्होंने स्टार्ट करी थी ना, दैट इज सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स ने इसको स्टार्ट किया था। तो देखो उस टाइम पे क्या होता था कि जितने राजा महाराजा थे वो दुखी थे सॉक्रेट्स से। क्यों दुखी थे ये पीरियड में राजा महाराजा सॉक्रेट्स से? क्योंकि सॉक्रेट्स बात करता था डेमोक्रेसी की, सॉक्रेट्स बात करता था इक्वालिटी की, सॉक्रेट्स बात करता था इन चीजों की जिसमें बेसिकली आपका जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके, इन सब चीजों के ऊपर बात करता था सॉक्रेट्स। इसलिए राजा महाराजा बहुत इससे जो भी वहां के थे वो बहुत दुखी रहते थे उससे, और लास्ट में जाके फिर इनको फांसी चढ़ाई दी थी उन लोगों ने। तो आओ उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। इसको गोल्डन इरा बोलते हैं, तो थोड़ा हल्का फुल्का आपको समझ आ ही गया है कि इसको हम लोग गोल्डन इरा क्यों बोलते हैं। और ये पीरियड था आपका इंटेलेक्चुअल्स का, फिलोसफर्स का, स्कल्पचर्स का, और पुराने सोच के जो लोग थे वो थे एरिस्टोफेंस एंड जेनोफोन। ये पुराने सोच के लोग थे। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना मम्मी पापा को, मम्मी जैसे का जाना क्लब में या कहीं जाना, तो मम्मी कुछ बोलती होंगी, पापा कुछ बोलते हो, यार मम्मी आप ये पुरानी सोच के हो, यार मम्मा आप ओल्ड सोच के हो, है ना, पापा ओल्ड सोच के हो। तो वैसे ही ओल्ड पैटर्न के थिंकर्स कौन कौन थे उस टाइम पे? एरिस्टोफेंस, जेनोफोन है। ठीक है, और मॉडर्न एज के थिंकर कौन कौन थे? सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, और जैसे कि आप लोग। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना। तो एज ऑफ ट्रांजिशन ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत चेंजेस आए इस एज के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आए आपकी इस एज में। तो ये चीज है, तो थोड़ा बहुत आओ देखते हैं सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, इन सब। सॉक्रेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सॉक्रेट्स क्या करते थे, जगह जगह पे जाके, ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे आपने सुना है क्या बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में? यस सर। वो क्या करते थे, अपने थॉट्स कैसे अलग अलग जगह पे जाके घूम घूम के अपने थॉट्स देते थे, अपने विचार देते थे, है ना। जीसू भी सर ऐसे ही थे ना सर, जीसू भी तो था ऐसे। हाँ, यीशु भी ऐसे थे। जैसे कि आपका अगर मैं सिख सिख कम्युनिटी का बात करूं, तो इनके जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है, तो वो भी अलग अलग जाके जगह पे जाके अपने थॉट देते थे, अपने विचार देते थे। ओके, तो वैसे ही समझ लो सॉक्रेट्स भी थे। ठीक है, सॉक्रेट्स क्या करते थे, अलग अलग जहाँ पे जगह जगह पे जाके इक्वालिटी का, हेल्थ का, ठीक है, एक्सरसाइज का, इनका इंपॉर्टेंस बताते थे कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपका माइंड ठीक रहेगा। इक्वालिटी की बात करते थे, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करते थे। बट एक चीज ध्यान रखना, ये क्या चीज नहीं करते थे सॉक्रेट्स? सॉक्रेट्स चीजों को लिखते नहीं थे, और इनके बहुत स्टूडेंट बने सॉक्रेट्स के, एंड उसी में से एक स्टूडेंट था इनका प्लेटो। इनका एक स्टूडेंट था प्लेटो,
और क्या हुआ था, मान लो कि सोक्रेट्स जब ये थॉट्स देता था तो लोगों को बहुत बुरा लगता था, और एक बार एक राजा ने पकड़ ही लिया इसको और इसको फांसी की सजा सुना दी। सोक्रेट्स को फांसी की सजा सुना दी, इसको जेल में रखा गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्लेटो को पता चला। तो प्लेटो क्या था कि इसको छुड़ाने के लिए गए, और इन्होंने पूरा पूरा इंतजाम फिट कर रखा था कि इनको चाहते तो आराम से छुड़ा सकते थे सोक्रेट्स को। लेकिन जैसे ही प्लेटो गए सोक्रेट के पास और बोला कि चलो आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छुड़ाने के लिए आया हूँ, जेल वेल तोड़ के अपन पूरी जीप तैयार है, यहाँ पे बैठेंगे और उड़ता चलेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो प्लेटो ने ये बात बोली सोक्रेट को। सोक्रेट ने बोला कि अगर मैं आज यहाँ से भाग गया तो मेरे जो थॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मेरे जो विचार है वो खत्म हो जाएंगे, जो मैंने लोगों के अंदर एक नई चीज डेवलप करी है वो खत्म हो जाएगा। बट अगर मैं मर गया और मेरी डेथ ऐसी हो गई तो मेरे विचार जो है वो जिंदा हो जाएंगे और लोगों के पास और स्प्रेड होंगे। तो ये बात बोली है। वैसे ही थे सोक्रेट्स। और वैसे ही अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, तो वैसे ही हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर आप लोगों ने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद, इन सब के बारे में, भगत सिंह। भगत सिंह। ठीक है, तो ये लोग भी इसी विचारधारा के लोग थे। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो क्या था, हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, और इन्होंने क्या कहते हैं वहां पे एक अंग्रेज को मार दिया था, और इनके ऊपर इनाम इनाम रखा गया था, और इन्होंने ना एक बॉम्ब का इन्वेंशन कर लिया था। और उस टाइम पे क्या था कि न्यूज़पेपर तो पब्लिक हो रहे थे स्टार्टिंग में, जब ब्रिटिश पीरियड था तो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे थे। बट जैसे जैसे ही अंग्रेज के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने न्यूज़पेपर भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। तो अब भाई ये जो बॉम्ब बनाया था ना इन लोगों ने, अब इसको ना पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड कर रहा था, क्योंकि ये लोग थे गरम दल के। तो इन लोगों ने क्या सोचा फिर कि हम ना अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर करने के बाद इन्होंने क्या किया, पूरे मतलब कि आपका जज के सामने बोल दिया कि बम इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे करके पूरा आइडिया, और यहाँ पे जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स थे उन्होंने नोट डाउन किया, और फिर पूरे इंडिया के अंदर नेक्स्ट डे ये बात फैल गई। ठीक है, तो इस तरीके के कोर्ट लोग में थे। जाके बहस हुई थी एक। हाँ हाँ, तो इस तरीके वो के सर लोग एक हमारे। यस। हमारे बंगाल का एक लोग था, क्या था सर, उसने उसने पकड़ा दिया था इन लोगों को। हाँ तो हाँ वही। प्लान था ये। हाँ हाँ, प्लान था। तो ये सब चीज थी, तो इस टाइप के लोग हमारे इंडिया के अंदर भी हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते इन सब चीजों के ऊपर लोग, बट इस तरीके के लोग हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत है। अगर आप आपको बताने लग जाए तो हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि आप हिपोक्रेट्स के बारे में अभी पढ़ोगे, हिपोक्रेट्स को हम लोग पढ़ते हैं फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक्स। लेकिन इनसे पहले ही हमारे जो ऋषि मुनि थे, अगर आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, हमारे ऋषि क्या कहते हैं, चरक है, चरक। सुसूत्रा करके थी सर। हाँ, सुश्रुत चरक। और चरक, इन लोगों ने ऑलरेडी इन सब चीजों के ऊपर काम कर रखा था, और अलग से मतलब मे बी शायद से 1000 तरीके से, इससे ज्यादा तरीके से इन्होंने बता दिया था कि इस तरीके से आप किसी इंजरी को ठीक कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। तो सर हमारे इनने इंडिया में। ओपन ब्रेन सर्जरी भी करी थी। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीजें इन्होंने कर रखी थी। बट वही लिटरेचर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये चीज है। तो सोक्रेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जगह जगह पे घूम के वो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताते थे कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग करो। ठीक है, प्लाटो भी सेम चीज बोलते थे कि अपना एथलेटिसिज्म के साथ साथ आप इंटेलेक्चुअलिज्म पे भी अपना फोकस करो, काम करो। और एरिस्टेटल का जो मेन एम था वो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर उतना नहीं था, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर उतना नहीं था, उनका मेन फोकस था आपका लिटरेचर्स के ऊपर। ठीक है, कि वो लिटरेचर के ऊपर बोलते थे कि ज्यादा आप स्टडी करो। ठीक है, किताबी कीड़ा बनो, चीजों को पढ़ो, इस सब चीजों के ऊपर उनका मेन फोकस था। और हिपोक्रेट्स के बारे में हम लोग तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि उनको मेडिकल जिम्नास्टिक्स ही बोला जाता है, और क्यों बोला जाता है विल कवर इट इन अपकमिंग
मे बी क्लासेस, कल और परसों शायद से हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका एथेनियन पीरियड के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एथेनियन और स्पार्टन के बारे में, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर रहे स्पार्टन और एथेनियन में। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्पार्टन पीरियड है वो किस विचारधारा के लोग थे बताइए? ऑटोक्रेटिक अप्रोच के लोग। एथेनियन पीरियड कैसे थे? डेमोक्रेटिक अप्रोच के लोग थे एजुकेशन को लेके, टुवर्ड्स एजुकेशन। ये लोग सिर्फ वॉर के लिए ट्रेनिंग लेते थे। ये लोग पीस और वॉर दोनों के लिए ट्रेनिंग लेते थे। वहां पे रीजनिंग अलाउड नहीं था, सोचते नहीं थे ये लोग कि ये ऐसा क्यों है, क्यों हुआ। यहाँ पे रीजनिंग अलाउड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स ऐसे लोग आए थे। यहाँ पे मेन एम क्या होता था एजुकेशन का? कि वॉरियर्स को प्रोड्यूस करो। यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट एथेनियंस पीरियड में, ठीक है, कि ओवरऑल डेवलप करना है इंडिविजुअल को। ये स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग के लिए जो है भेज देते थे कि भाई लड़ाई करनी है बस जिंदगी में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इनका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है वो 7 ईयर्स स्टार्ट, इनका भी सेम ईयर से होता था, बट अर्ली पीरियड में ही उनको वॉर के लिए लड़ाया जाता था। अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि 13 to 16 एज के अंदर एजुकेशन, फिर 16 to 18 के अंदर फिलोसफी, इन सब सारी चीजों के ऊपर फोकस किया। तो उसके अंदर, इसके अंदर बस वॉर वॉर था, आपका पूरा वॉर ही था। ठीक है। ज्यादा एडवांस सिस्टम नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे एकदम एडवांस सिस्टम था, चीजों को इन्होंने नोट डाउन किया, ठीक है, समझा, लोगों को समझाया। फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस था उनका, और इनका वो फिजिकल प्लस माइंड ट्रेनिंग दोनों के ऊपर फोकस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी, जैसे म्यूजिक स्कूल को डायडेस्क्लम भी बोलते थे। तो इसको आप कैसे याद रखते हो? म्यूजिक स्कूल को हम लोग डायडेस्क्लम बोल सकते हैं। तो एक फेमस सिंगर है MDKD, ठीक है, तो मैंने तो इस तरीके से याद किया था, म्यूजिक स्कूल डायडेस्क्लम। रेसलिंग स्कूल को पैलेस्ट्रा, रेसलिंग ट्रेनर को पेडो ट्राइब, या फिजिकल एजुकेशन टीचर को पेडो ट्राइब, स्कूल को पैलेस्ट्रा। गॉड ऑफ सी को पॉइजन, गॉड ऑफ ओथ को आपका ज्यूस ऑर्कस, पॉजिडम, पॉजिडियम, पॉजिडन, ये स्पेलिंग होगी शायद से। ठीक है। गॉड ऑफ हीलिंग अपोलो, फिजिकल एजुकेशन टीचर पेडो ट्राइब, टीचर ऑफ आर्चरी को टॉक्सोटस। ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का गो सुपरिटेंडेंट को पैडानमस, और प्लेग्राउंड को स्पार्टन्स के टाइम पे प्लेटेनिस्टिस बोलते। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी। रोम का पीरियड, रोम का छोटा सा पीरियड है, कुछ दो चार चीजें हैं, इसको देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक और, दैट इज जर्मनी वाला पीरियड, तो उसको हम लोग फिर कल देख लेंगे। रोम वाले पीरियड को खत्म कर लेते हैं। देखिए, अब जैसे ही आपका इसका एथेनियन से खत्म हुआ पीरियड, तो रोमन्स आ गए। ठीक है। अब रोमन्स उतना ज्यादा सीरियस नहीं थे इन सब चीजों को। देखो, पहले अभी ये बताता हूँ, चाहे स्पार्टन हो, चाहे स्पार्टन हो, चाहे एथेनियन हो, ये लोग क्या करते थे? ये लोग खुद इन्वॉल्व होते थे वॉर के अंदर या किसी एक्टिविटी के अंदर। अब ये लोग जो रोमन्स आए ना, ये लोग मस्त मौला थे, बस जिंदगी जीनी है बढ़िया से मजे में। ये लोग क्या होते थे? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते थे। मान लो अगर कोई लड़ाई भी हो रही है ना, पहले क्या होता था, इधर वॉर हुआ तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, ये सब करके, ठीक है, गेम्स वगैरह हुआ तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। रोमन्स क्या थे? ये इंजॉय करते थे। इंजॉय कैसे करते थे भाई? दो लोगों को लड़ा दिया आपस में, चलो भाई लड़ो तुम, और ये देख के इधर बैठ के मजा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इधर लड़ाई हो रही है, कभी इसकी बुल्स की, कभी किसी की, है ना, मुर्गे की लड़ाई हो रही है। तो ये लोग लुत्फ उठाते थे अपने पीरियड में, ये लोग इंजॉय करते थे खूब चीजों को। इस तरीके का था रोमन पीरियड आपका। बस रोमन पीरियड में एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे आपके गैलन साहब आए, तो ये है। तो रोमन पीरियड को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक अर्ली और एक लेटर रोमन पीरियड। ओके। रोमन वर कंजर्वेटिव इन नेचर एंड सिटीजन्स रोम वाज नोन एज ओरेटर। ओरेटर के नाम से हम लोग जो रोम के सिटीजन है उनको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे बट ये था कि ये अपने मम्मा को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और नोट मतलब सारे पीरियड्स में जो मदर्स था उसको तो इंपॉर्टेंस दी गई है, नो डाउट ऑन इट। और रोमन्स जो है अपने बच्चों को घर पे ट्रेनिंग देते थे अपने पेरेंट्स से। ठीक है। कैंपस मार्टियस एक जगह थी, वहां पे भी वो लोग ट्रेनिंग करवाते थे, लेकिन पहला जो जगह था वो उनका घर ही था, वहीं पे वो लोग ट्रेनिंग करवाते थे। और मैंने जैसे बताया, ये लोग तमाशा, ठीक है,
कॉम्पिटिशन्स में एंजॉय करते थे, जैसे ग्लैडिएटर कॉम्बैट्स हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, तो ये लोग इन चीजों को देख के एंजॉय करते थे। ठीक है। थर्माई एंड कॉलिज्म, दो ऐसी जगह जहाँ पे जो रोम है वो बात करते थे, तो इस बात मतलब कि नहाते थे, बाथिंग प्लेस था आपका थर्माई एंड कॉलिज्म, तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि गैलन इस पीरियड के अंदर आए, जो एक मेडिकल स्टूडेंट थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गैलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। और हैंडबॉल बहुत ज्यादा फेमस हुआ इस पीरियड के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। बस ये, और यहाँ पे उनको लेटर रोमन पीरियड को जो लोग थे उनको हम लोग हेलेनिक पीपल के नाम जानते थे। और अर्ली, अरे सॉरी, ये अर्ली रोमन पीरियड नहीं है, लेटर रोमन पीरियड, ये लेटर रोमन पीरियड है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, लेटर रोमन पीरियड है। लेटर रोमन पीरियड में जो लोग थे उनको हम लोग हेलेनिक पीपल, और अर्ली रोमन पीरियड में था उसको ऑरेटर के नाम से जानते थे, इस बात को ध्यान रखना। और लेटर रोमन पीरियड में फिजिकल एजुकेशन के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको हम लोग ओपरा नेशनल बैलिया के नाम से बोल सकते हैं, या उस टाइम पे सेटअप किया गया था, ओपरा नेशनल बैलिया। ठीक है, उसके नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका जर्मनी, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो इसको हम लोग कल की क्लास में खत्म करेंगे। बाकी अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज था आपका यही एथेनियन पीरियड, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इनकी टर्म्स को, कीवर्ड्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, और डेफिनेटली आप लोग पूछ सकते हैं।